नमस्कार, मेरा नाम मीनू पांडे है। मैं गवर्नमेंट एसएमएस पीजी कॉलेज शिवपुरी, मध्य प्रदेश में फिजिक्स सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप सभी के साथ फिजिक्स के मेजर 1 कोर्स के पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट 2 का मॉड्यूल नंबर 2.4 डिस्कस करूंगी। इस मॉड्यूल का टाइटल है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो कंटेंट को इस वैलिडेशन बोर्ड के द्वारा इवैल्यूएट किया गया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ निम्न बिंदुओं को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे लिंक टू द प्रीवियस टॉपिक। इसमें हम जानेंगे आज के टॉपिक को समझने से पहले आपको किन टॉपिक की समझ होनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे एंट्रोपी क्या होती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर हम जानेंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के बारे में, हम समझेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इतना समझने के बाद अब हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं और हम इसके बारे में जानेंगे। फाइनली हमने आज जितना भी सीखा है हम उसको समराइज करेंगे एंड एट लास्ट हम कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो कंटेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसका ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका कोर्स कोड S1PHYS1T है। तो आप लोग इस वीडियो कंटेंट को ज़रूर देखिए। इस मॉड्यूल का जो मेन एम है वो ये है कि आप लोगों को इन सभी टॉपिक की अच्छे से समझ हो जाए। सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी का भौतिक महत्व क्या है, हम क्यों एंट्रोपी के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के बारे में समझेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है ये जानेंगे एंड एट लास्ट हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे कि ये लॉ हमें एक्चुअली बताता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले से क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की एंट्रोपी है क्या। उसके बाद हमें पता होना चाहिए एंट्रोपी चेंज ऑफ रियल गैसेस की रियल गैसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे होते हैं एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एक यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे होती है। तो कृपया आप इन विषयों के बारे में पहले से ज़रूर पढ़ें। लेकिन इन बातों के अलावा भी हमें कुछ मूलभूत बातें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा मुख्य उद्देश्य थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक रिलेशन देता है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ये एनर्जी बैलेंस रिलेशन है जो बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को dq अमाउंट में हीट एनर्जी देते हैं तो उसका कुछ पार्ट सिस्टम के द्वारा वर्क में चेंज हो जाता है, जिसको आप dw से दिखा सकते हैं, और उसका बचा हुआ पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप du से शो करते हैं। इस तरह आप सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी देते हैं वो सिस्टम दो तरीके से यूज करता है और ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मतलब आप फिगर 1 में देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। इसमें एक पिस्टन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर Q इनपुट अगर हम इसको हीट एनर्जी देते हैं, जिससे कि पानी गर्म होता है, तो उस पानी का कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो पिस्टन को क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। पहला पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। इसमें क्या होता है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा पार्ट जो है सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क करने में यूज हो जाता है, जिसमें सिस्टम क्या करता है कि पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलने का काम करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे एनर्जी बैलेंस करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के बाद अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे और जानेंगे कि ये एक्चुअली में हमें क्या बताता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमें एक रिलेशन देता है जो कि है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इससे पहले कि हम इसको समझे, चलिए जानते हैं कि सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स होते क्या है। तो आप फिगर 2 को देखिए, इसमें आप क्या देखते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर एक फ्लास्क है जिसमें कोई लिक्विड भरी हुई है।
तो अगर ये फ्लास्क जिसमें लिक्विड है, अगर हम इसको सिस्टम कंसीडर करें तो बॉक्स को हम सराउंडिंग कहेंगे और सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है यूनिवर्स की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास दो नई टर्म आ गई, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरा एंट्रोपी। हमने बात की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए और किस चीज़ की बात की, क्या चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज, और वो क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और एंट्रोपी क्या होती है। तो चलिए जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसे पूरा होने के लिए हमें बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, वो अपने आप पूरा हो जाता है। बस हमें उसे पूरा होने के लिए पर्याप्त समय देने की ज़रूरत है, मतलब उसे पूरा होने के लिए हमें टाइम देने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो खुद से कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे सभी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना। अगर हमें चाहिए कि हमारी बर्फ पिघल जाए तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसे फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देना है और सफिशिएंट टाइम देना है, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास एक गर्म कप चाय है और आप चाहते हैं कि वो ठंडी हो जाए, तो इसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई फोर्स या कुछ हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसे ठंडा होने के लिए प्रॉपर टाइम देना है। इसी तरीके से अगर आपके पास पानी है और आप उस पानी में रंग की कुछ बूंदे डालते हैं और आप चाहते हो कि वो उसमें घुल जाए अच्छी तरीके से, तो इसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट करिए, अपने आप में वो पानी में रंग अच्छी तरीके से घुल जाएगा। तो ऐसे सभी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं और सेकेंड लॉ में ऐसे ही सभी प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज की बात की गई है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। तो किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्रम से यानी कितने ऑर्डर से लगे हुए हैं या फिर कितने अनियमित है यानी कितने रैंडम या फिर डिसऑर्डर्ड है, इसको हम एंट्रोपी से नापते हैं। ओके, और जैसे जैसे किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल अव्यवस्थित यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होने लगते हैं, तो उस सिस्टम में उन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को पता लगा पाना मुश्किल होता जाता है और सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो ऐसे सभी सिस्टम जिसमें मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रैंडम होता है, रैंडम अरेंजमेंट होती है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा। और ऐसे सभी सिस्टम जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड वे में अरेंज होता है, उन सभी सिस्टम्स की एंट्रोपी कम हो जाती है। तो अब हम एंट्रोपी को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसको हम तीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, कोई भी सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है यह हम एंट्रोपी की हेल्प से जान सकते हैं, यानी कोई भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कितने अव्यवस्थित हैं ये हम एंट्रोपी से जान सकते हैं। अगर किसी सिस्टम को काम करने के लिए हम कोई एनर्जी देते हैं तो वो सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता, उसका कुछ पार्ट हमेशा लॉस्ट हो जाता है। तो ये कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई यानी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अनअवेलेबल है टू कन्वर्ट इनटू वर्क, इसके बारे में भी हम एंट्रोपी से जान सकते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट के फंक्शन के फॉर्म में भी हम एंट्रोपी को दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं एंट्रोपी को मेजर ऑफ डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर 3 को देखेंगे। इस फिगर 3 से हम जानेंगे कि सबसे जो भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड लिक्विड गैस में उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अगर आप सॉलिड सिस्टम में देखेंगे तो जो एटम्स हैं वो ऑर्डर्ड वे में मतलब बहुत ही क्रम से लगे होते हैं और उनका आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहता है। अगर आप लिक्विड सिस्टम की बात करें तो लिक्विड सिस्टम में सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं कंपेयर टू सॉलिड। इसकी वजह से जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिसऑर्डर्ड हो जाती है एंड लेकिन फिर भी वो आपस में कांटेक्ट बना के रखते हैं। अगर हम तीसरे सिस्टम गैस की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि
जो एक गिवन वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो एटम है वो काफी कम है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, और ये एकदम कंप्लीटली रैंडम वे में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन और इनका आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। तो जैसे कि हमने एंट्रोपी के बारे में सीखा था कि ये हमें बताता है कि कोई सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। तो आप फिगर 4 को देखिए। जैसे कोई भी सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी और भी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आपने देखा कि एटम्स की रैंडमनेस बढ़ जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर्ड वे में रहते हैं, और अगर लिक्विड से गैस की भी बात की जाए तो इसमें और भी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे सभी प्रोसेस की में जो एंट्रोपी चेंज होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भी एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की पॉजिटिव होती है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में क्या होता है? डिसऑर्डर्ड हो जाता है। जैसे अब इसको हम समझते हैं, अगर हम बर्फ की पिघलने की बात करें तो वो क्या होता है? पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और पानी की एंट्रोपी बर्फ से ज़्यादा होती है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। और जैसा कि हमने अभी जाना कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं सॉलिड के कंपेयर में। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। वही जब आप डिसऑर्डर्ड स्टेट से ऑर्डर्ड स्टेट में जाएंगे, जैसे आप फिगर 4 में देख रहे हैं कि अगर हम गैस से लिक्विड में जाएंगे या फिर लिक्विड से क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाएंगे, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई भी प्रोसेस पूरा करने के लिए बाहर से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम समझते हैं, जैसे अगर आपके पास ठंडी चाय है और आप चाहते हैं उसको आप गर्म में परिवर्तित करने के लिए, तो उसको आप अगर बाहर एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो खुद से गर्म नहीं होगी, उसे गर्म करने के लिए आपको उसे हीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए इन केसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होती है? नेगेटिव। चलिए अब हम सॉलिड लिक्विड गैस में मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन करते हैं, ठीक है, इसके बारे में एनिमेशन से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एटम के मोशन को ही दिखाया है, और इसी तरीके से इस सिस्टम में सभी एटम्स मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड में देखेंगे। सॉलिड में जो एटम होता है वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात देखें तो सेम वॉल्यूम में सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम कम हो गए हैं, और ये जो एटम्स हैं ये थोड़ा रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सॉलिड के कंपेयर में अव्यवस्थित दिखाई देता है। अगर आप गैस सिस्टम की बात करें तो सेम वॉल्यूम में यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एटम और भी ज़्यादा कम हो गए, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्राउनियन मोशन करता है। ठीक है। तो इससे हमने सीखा कि किसी भी सिस्टम में जैसे जैसे अव्यवस्था बढ़ती है, ठीक है, यानी जितना ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ता है उसकी वजह से उस सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ने लगती है। इसीलिए एंट्रोपी को डिसऑर्डर का मेजर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम सेकेंड केस पढ़ेंगे, इंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, यानी हम इंट्रोपी को क्यों कहते हैं कि अनुपलब्ध ऊर्जा का मापक है। तो जैसा कि आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सीखा कि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम को दी गई हीट एनर्जी कभी भी कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ पार्ट हमेशा सिस्टम सिंक को भेज देता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कार्नोट इंजन से समझेंगे इसे। ठीक है। तो कार्नोट इंजन में एक हमारे पास सोर्स होता है जो कि T1 टेम्परेचर पे है। वो इंजन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है कुछ वर्क करने के लिए। इंजन W अमाउंट में वर्क करता है, और वो Q2 हीट सिंक को प्रोवाइड कर देता है जिसका टेम्परेचर क्या है? T2 है। यहाँ पे आप वर्क डन जो कि इंजन ने किया उसको Q1 इंटू ईटा से भी दिखा सकते हैं। वहाँ पे ईटा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, यानी सिस्टम की या इंजन की दक्षता। तो आप Q1 इंटू ईटा को फर्दर लिख सकते हैं Q1 1 माइनस T2 बाई T1, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं Q1 माइनस T2 मॉड में डेल्टा S। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि सिस्टम द्वारा किया गया जो कार्य है Q1 के बराबर नहीं है, यह Q1 माइनस T2 डेल्टा S के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q1 में से T2 डेल्टा S एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई है, ये अनअवेलेबल एनर्जी है। तो आप किसी भी सिस्टम के लिए जो अनअवेलेबल एनर्जी है उसको T डेल्टा S के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के द्वारा जब कोई वर्क किया जाता है तो एंट्रोपी चेंज उस सिस्टम के लिए अनअवेलेबल एनर्जी को बता सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसे फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम दो डाइस का एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम दो डाइस को एक साथ फेंकेंगे और इसके दोनों डाइस पे जो भी आता है उनका सम हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि अगर आपने दो डाइस फेंका तो उस पर जो भी नंबर आया उसको आप जोड़ेंगे तो कब 2 आएगा, कितनी बार में 3 आएगा, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों डाइस पे को फेंकते हैं और आप बोलते हैं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या है, तो 2 तभी आएगा सम जब दोनों डाइस को आप फेंकने पे दोनों पे 1-1 आएगा। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे कि और इसके आने की प्रोबेबिलिटी 0.02 के आसपास है, इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 तभी आपके पास आएगा जब अगर एक डाइस पे 1 और दूसरे पे 2 और या फिर दूसरे पे 1 और पहले पे 2 है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.05 के आसपास है। तो इसी तरीके से अगर आप डाइस को बार बार फेंकेंगे तो एट लास्ट बहुत सारी मतलब ट्रायल्स के बाद, यानी जब आपने बहुत बार डाइस को फेंक दिया, तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसा कौन सा सम है जिसके आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो 7 है, सम एज 7, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों डाइस का मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिससे आपको 7 मिल सकता है वो सबसे ज्यादा है 7 के केस में एज कंपेयर टू दूसरे। क्यों, कितनी अरेंजमेंट है, ऐसी टोटल 6 अरेंजमेंट है। कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले डाइस पे अगर आपका 1 आया, दूसरे पे 6 आया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 5 आया, पहले पे 3 आया, उसके बाद दूसरे पे 4 आया। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसको सम करने से आपके पास 7 आता है, जो कि बाकी सभी सम के केसेस से ज्यादा अरेंजमेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सिस्टम में सबसे प्रोबेबल स्टेट यानी कि सबसे ज्यादा आने की संभावना जिस स्टेट की होती है वो वही होती है जिसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। इसीलिए डिसऑर्डर्ड स्टेट की होने की प्रोबेबिलिटी एक ऑर्डर्ड स्टेट से हमेशा ज्यादा होती है और हम जानते हैं कि डिसऑर्डर्ड स्टेट की एंट्रोपी भी ज्यादा होती है। इसको और अच्छे से समझते हैं बोल्ट्जमैन रिलेशन से। बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू के ln ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है एंड के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हम देख सकते हैं कि जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रेटर द डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट जितना ज्यादा अव्यवस्थित होगा, ठीक है, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उसका ओमेगा उतना ही, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी भी स्टेट की अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी ओमेगा ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो इससे हम ये बता सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट में बताया था कि इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ स्टेट। तो अगर कोई भी स्टेट ज्यादा डिसऑर्डर्ड है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और इसीलिए उसकी हमेशा एंट्रोपी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे टीएस डायग्राम के बारे में, जिसे हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले तो हम टीएस डायग्राम अलग अलग सिस्टम्स के लिए पढ़ेंगे। आइसोबारिक सिस्टम, आइसोकोरिक सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम। हम ये भी जानेंगे कि ये डायग्राम्स एक्चुअल में हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो जब हम किसी इंजन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, वो इंजन कितना एफिशिएंट है। इसको निकालने के लिए हम ईटा का उपयोग करते हैं, जिसे सिस्टम की दक्षता भी कहते हैं, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं आउटपुट बाय इनपुट या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द इंजन। तो यह पता लगाने के लिए कि इंजन को अगर हमने कितना हीट दिया है तो उसमें से वो कितने को वर्क में कन्वर्ट करेगा, हम टीएस डायग्राम का यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे डिफरेंट प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस।
ऐसा प्रोसेस जिसमें हमेशा प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। देन आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। देन है आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। देन एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कि आपका हीट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चलिए हम अलग अलग डायग्राम इन प्रोसेस के लिए टीएस डायग्राम्स को प्लॉट करेंगे। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है एंड देन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले तो टीएस डायग्राम का जो स्लोप होता है आप उसको dt बाई ds के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में जो स्लोप है इसकी वैल्यू होती है t बाय cp। वहीं आइसोकोरिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू होती है t बाय cv। और क्योंकि cp इज ग्रेटर देन cv तो जो आइसोकोरिक यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है उसका स्लोप आइसोबारिक प्रोसेस के स्लोप से ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए आप ये जो फर्स्ट फिगर 6 में जो फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस नीचे है और आइसोबारिक ऊपर, क्योंकि आइसोकोरिक का स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइसोबारिक। अगर आप फिगर 6 में सेकेंड वाला ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्लॉट किया है। तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसीलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन स्लोप विद एंट्रोपी इज जीरो। एंट्रोपी के साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट रिमेन कांस्टेंट, जिसको आप किससे दिखा सकते हैं, dq इक्वल्स टू TdS से। तो अगर हीट नहीं चेंज हो रहा तो एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए आप इसको एक वर्टिकल लाइन से दिखा सकते हैं। अब हम टीएस डायग्राम को कार्नोट इंजन के लिए बनाते हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे पीवी डायग्राम जो कि कार्नोट इंजन की पीवी डायग्राम है उसको हम उसकी टीएस डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट फिगर है दैट इज पीवी डायग्राम फॉर कार्नोट इंजन। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं और 4 स्टेप होते हैं, हम उसको एक एक करके पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हम सिस्टम को आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि जो आपका कार्नोट इंजन होता है उसमें जो गैस होती है उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान उसको क्यू इन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी जाती है। तो क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो हीट एनर्जी जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसे पीवी डायग्राम में देख सकते हैं। इसी के बराबर में हम टीएस डायग्राम बनाएंगे सेम प्रोसेस 1 से 2 के लिए जो कि आपने पीवी में देखा। तो आप इसको टीएस में 1 से 2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, जैसे कि हमने सीखा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो ग्राफ बनता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और यहाँ पे आप क्यू इनपुट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिखाएंगे कि हम सिस्टम को दे रहे हैं। अब आप पीवी डायग्राम में 2 से 3 वाला रास्ता देखिए, पाथ सेकेंड। इसमें आप गैस को एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं गैस का, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है गैस की लेकिन एडियाबैटिक फॉर्म में, यानी कि हीट एनर्जी जो भी सिस्टम में है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप फिर से टीएस डायग्राम में देख सकते हो कि हमने बताया था कि एडियाबैटिक केस के लिए आप इसको एक वर्टिकल लाइन से बना सकते हैं। तो हम इसको 2 से 3 तक दिखा सकते हैं टीएस डायग्राम में। देन आप 3 से 4 देखिए पीवी डायग्राम में। अब आप गैस का वॉल्यूम कम कर रहे हैं यानी कंप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में जब गैस कंप्रेस होती है तो वो हीट एनर्जी बाहर निकालती है। तो क्यू आउट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो गैस है वो बाहर सिंक को प्रोवाइड करेगी। और इस प्रोसेस को हम 3 से 4 टीएस डायग्राम में फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एंड एट लास्ट 4 से 1 आप देखेंगे तो 4 से 1 जो गैस है इसका फिर से कंप्रेशन हो रहा है लेकिन एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, यानी जो भी हीट एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको आप 4 से 1 एडियाबैटिक प्रोसेस टीएस डायग्राम में दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका एंट्रोपी इस समय कांस्टेंट रहेगा, लोअर रहेगा। तो आप इसको एस एल यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू पे 4 से 1 ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो चूंकि हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य ईटा निकालना है जिसे कि हम एफिशिएंसी कहते हैं, विच इज वर्क डन बाय हीट गिवन टू द इंजन। तो हम इसको Q इनपुट माइनस Q आउटपुट डिवाइडेड बाय Q इन भी
लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इन माइनस क्यू आउट इज व्हाट वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि आपने अगर एक सिस्टम को क्यू इन वर्क दिया है और उसने क्यू आउट हीट एनर्जी लॉस्ट कर दी, मतलब सिंक को दे दी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही बताएगा कि सिस्टम ने कितना वर्क किया। तो इसको आप एरिया अंडर द कर्व 1 2 3 4 1 टीएस डायग्राम से दिखा सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू, जो कि बराबर है टी हाई माइनस टी लो मल्टीपल में एस हाई माइनस एस लो। ठीक है, तो एक जो टीएस डायग्राम में जो भी लूप है वो जो एरिया कवर करता है वो बताता है कि सिस्टम ने कितना वर्क किया। ठीक है, और उस तरीके से हम वर्क डन फाइंड आउट करके और कितना हीट दिया सिस्टम को, हम किसी सिस्टम के लिए उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिस्टम। और इस तरीके से हम टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम में को कन्वर्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं और सिस्टम के लिए एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, जब हमने इतना सब जान लिया तो फाइनली अब हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे कि ये लॉ एक्चुअल में हमें क्या बताता है। ये लॉ बताता है कि एट टी टेंड्स टू जीरो, यानी अगर आपका टेम्परेचर जीरो के पास पहुंचेगा तो जो सिस्टम की इंट्रॉपी चेंज है वो भी क्या होगी, टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो के पास पहुंचेगी। लेकिन किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके पास हमेशा कुछ पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, फाइनाइट मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंट्रोपी होती है। किसने बताया था हमें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, कि अगर आप किसी सिस्टम की बात करें तो हमेशा उसके पास कुछ पॉजिटिव एंट्रोपी होती है। पर अगर थर्ड लॉ से अब हम क्या सीखते हैं, ये तो सेकेंड लॉ से पता चला कि किसी भी सिस्टम के पास पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी एट सर्टेन टेम्परेचर। लेकिन हम थर्ड लॉ से सीखते हैं कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो एंट्रोपी भी 0 हो सकती है। और ऐसा कब होता है, ऐसा परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए होता है। तो ऐसा क्यों होता है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, पहले हम ये जानते हैं। जैसे कि हमने बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था, S इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, जिसके बारे में हमने अभी आगे भी पढ़ा था। तो हम जहाँ पे ओमेगा इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं अगर T इक्वल्स टू 0 केल्विन होगा तो इस स्टेट में जितने भी एटम है किसी सॉलिड में, ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, वो एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड वे में, यानी एकदम अच्छे तरीके से क्रम से पूर्ण तरीके से क्रम से लगे होंगे। इस केस में जब कोई भी डिसऑर्डरनेस है ही नहीं सिस्टम में, सिस्टम थोड़ा भी अव्यवस्थित नहीं है, इस केस में जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी ओमेगा, वो क्या आएगी 1। और अगर ओमेगा 1 होगा तो एंट्रोपी आपके सिस्टम के लिए क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि 0 केल्विन पे आपकी जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो 0 हो सकती है। और ये किसके लिए, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए। लेकिन इससे हम और भी चीजें सीखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बताता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंड लॉ, तो ये थर्ड लॉ है जो हमें बताता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता था एस एफ माइनस एस आई, यानी चेंज इन एंट्रोपी, यानी फाइनल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम माइनस इनिशियल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स टू टी आई से टी फाइनल, यानी टी इनिशियल से टी फाइनल डी क्यू बाई डी टी। यानी किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है उसको हम इंटीग्रेट करके डी क्यू बाई डी टी का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर टी इनिशियल 0 केल्विन हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है तो आप एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर एंट्रोपी तब 0 होती है, तो अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन है तो आपका एस आई भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर एस आई 0 है तो आपका एस फाइनल आप निकाल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी टी फाइनल टेम्परेचर पे आप फाइनल एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया था कि आप हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करते हैं। आप किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, आप हमेशा आपको एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा, यानी फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको वॉयलेट करता है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी फाइंड आउट करना बताता है कि आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा ये
जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला सीखा था 1 - T2/T1, और हमने ये भी जाना था कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती, उसको भी वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर T2 को मान लीजिए थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अगर आपका 0 होगा, तो अगर आप इसको पुट करते हैं इक्वेशन में 1 - T2/T1, तो आपकी एफिशिएंसी ये आ जाएगी 1 आ जाएगी, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि उसने बताया था कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होती, क्योंकि आप कभी भी सिस्टम को कोई भी हीट एनर्जी देते हो तो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, उसका कुछ पार्ट हमेशा लॉस्ट हो जाता है। तो हमने ये देखा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ को वॉयलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? विच इज मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका जो थर्ड लॉ है वो सेकेंड लॉ को वॉयलेट करे, क्योंकि सेकेंड लॉ एक्चुअली में पहले ही प्रूफ हो चुका था। ठीक है, तो इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी थर्ड लॉ को अगर हम फिर से रिवाइज करें कि एक्चुअल में जो हमने सीखा थर्ड लॉ में वो क्या था, तो सेकेंड लॉ वॉयलेट हो रहा है, तो इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव, यानी कि हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो जो हमने बताया था कि एट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बताया था कि एट T टेंड्स टू जीरो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी जो हमारे सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है वो भी जीरो नहीं हो पाएगी, और जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है सेकेंड लॉ वायलेट हो रहा है वो फिर होगा नहीं। ठीक है, तो यही है थर्ड लॉ का निष्कर्ष कि किसी भी सिस्टम के लिए हम कभी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम समराइज करें कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने जाना कि कोई भी प्रोसेस की जो प्रोसीड होने की डायरेक्शन है, यानी किस डायरेक्शन में कोई भी प्रक्रिया बढ़ेगी, वो इस पे डिपेंड करती है कि जो मॉलिक्यूल्स है सिस्टम की उनकी रैंडमनेस किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, सिस्टम गर्म हो रहा है तब बढ़ रही है, ठंडा हो रहा है तब बढ़ रही है, तो किस डायरेक्शन में आपकी जो मॉलिक्यूल्स है सिस्टम में उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, उसी डायरेक्शन में आपका जो भी प्रोसेस है वो मूव करेगा और एंट्रोपी आपकी सिस्टम की बढ़ेगी। उसके बाद हमने जाना कि टीएस डायग्राम क्या होती है, हम उसे क्यों ड्रॉ करते हैं, और हम एक पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जाना। हमने जाना कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीवेबल, यानी हम कभी भी कुछ भी कर ले हम 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आपके लिए फर्दर रीडिंग के लिए, यानी कि अगर आपको आगे फर्दर इसी टॉपिक्स को पढ़ना है और क्लियरिटी लानी है, तो आप इन लिंक्स को फॉलो अप कर सकते हैं। इनसे आप आगे वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए मैंने इन सभी सोर्सेज को फॉलो अप किया है, तो आप ये रेफरेंसेस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस करते हैं कि हमने जो भी आज पढ़ा हम उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग डिफ्यूजन ऑफ आइडियल गैस, यानी अगर एक आइडियल गैस डिफ्यूज होती है तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या होती है? क्या एंट्रोपी चेंज 0 होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, नन होती है? तो इसका आंसर है 3 पॉजिटिव। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके पास एक अगरबत्ती है, आपने उसको रूम के कॉर्नर में लगा दिया, तो वो अपने आप उसका जो धुआं है या खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाएगा। उसको होने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, उसके बाद वो धुआं डिफ्यूज होके पूरे रूम में अपने आप फैल जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको पूरा होने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने क्या पढ़ा था कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो टीएस डायग्राम है उसमें आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? तो हमने क्या देखा था, आइसोथर्मल केस के लिए जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा? 0। इसीलिए इसका आंसर क्या है? थर्ड। जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी की बात करता है? ये बिल्कुल गलत है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोपी चेंज की बात करता है। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुंच रहे हैं तो आपके सिस्टम की इंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करता।
फाइनली हम इस वीडियो कंटेंट को बनाने के लिए इस टीम ने हेल्प की है, तो आई वांट टू थैंक दिस टीम। थैंक